Hey guys, welcome back to Smiley CA classes. I hope guys you all are going great and मैं भी बढ़िया हूँ. Okay guys, काफ़ी after a long time मैं आप लोगों के साथ interact कर रही हूँ because you know what, I am also busy in my studies and recently I appeared for my November 22 attempt and now I am free, so I thought कि make the best use of this time and so I am come up with this video. ओके गाइज, अभी रिसेंटली लाइक इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, फाइनल वाले के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अभी बचे हैं फाउंडेशन वाले. सो आई थॉट कि मैं उनके लिए कुछ करूँ. सो आई एम कम अप विद दिस वीडियो. इन दिस वीडियो मैं आपको आपका चैप्टर जो फिफ्थ है, बिजनेस लॉ, सॉरी, तो जो आपका लॉ का जो पेपर है उस पेपर का मैं आपको एक चैप्टर 5 करवाने वाली हूँ जो है कंपनी एक्ट. ठीक है, और मतलब ये आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बट मैं आपको इसका क्या है एक फास्ट एक रिवीजन कराने वाली हूँ हम, जिसके अंदर सारी चीज़ों को कवर करके चलेंगे. लाइक देखो, मैंने इसके अंदर क्या कर रखा हुआ है, हर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको मार्क करके रखा है, और ये जो पॉइंट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक अगर आपको किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल. मैं आप लोगों को एज मच एज पॉसिबल जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी चलती रहे और आप डेफिनेटली 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 अपने जो सी ए फाउंडेशन का है वो एग्ज़ाम क्रैक करें, और अपने जो सी ए की फर्स्ट लेवल है आप उसको क्या कर जाओ, क्रैक कर जाओ, और उसके बाद आप सीधा 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 इंटरमीडिएट के अंदर आ जाओ. सो गाइज, बिना देरी करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो हमें बताता है कंपनी के बारे में. ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और एज यू नो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ, लाइक इस चैप्टर के अंदर है क्या, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट 5 पॉइंट हम उस चैप्टर को करते चलते हैं. मेरी स्पीड यहाँ पे क्या हो सकती है गाइस, लिटिल बिट फास्ट हो सकती है. अगर आपको किसी को स्पीड फास्ट लगे तो वो आप पॉइंट 8 पे यानी रिड्यूस करके आप देख सकते हो. अदरवाइज बिकॉज ये एक रिवीजन वीडियो है तो, और एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत पास आ चुका है, तो मेरे को लगता है कि एज मच एज पॉसिबल होगा मैं आपको करवा सकूँ, तो मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को. एंड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो. वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करने की मैं अपना बेस्ट दूंगी. और अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आता और मुझे इस पे मतलब अगर कोई समझाने वाला मिल जाए तो अच्छा होता, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड मैं उस पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी. ओके, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी एक्ट 2013. ओके गाइज, जैसे आपको पता होगा, आपने 11th और 12th के अंदर पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं तो उनको तो पता ही होगा, और जो किसी अदर बैकग्राउंड से सीए करने के लिए आ रहे हैं तो उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं आपको एक लिटिल बिट ओवरव्यू देना चाहती हूँ. लाइक ये कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले क्या था, हमारे यहाँ कंपनी एक 1956 चलता था, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारी जो वीकनेसेस थी, पेनल्टीज की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम लगती थी, जिससे लोग क्या करते थे, फ्रॉड कर लेते थे और सोचते थे कि ठीक है एक नॉमिनल अमाउंट से तो पेनल्टी देनी है, वो हम दे देते हैं और हमें करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा. तो इस सब को देखते हुए कंपनी का क्या है, कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी, और हम लोग क्या लेके आए, कंपनी एक्ट 2013 लेके आए. सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं. हम इसके फीचर पढ़ेंगे, कॉरपोरेट वेल के बारे में पढ़ेंगे, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट है हम लोग कंक्लूड करके चलेंगे. और गाइस, ये जो चैप्टर है अराउंड आपका 10 मार्क्स का जो है, 10 to 15 मार्क्स आपका कवर कर कर मिनिमम 10 मार्क्स आप मान के चलो कि 10 मार्क्स कवर करके चलेगा. एमसीक्यूज आने के चांसेस भी इसके अंदर रहते हैं, तो वो सारा मैं आपको डिस्कस करते चलूँगी कि कहाँ पे क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, कहाँ पे क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं. और इसके अंदर एक दो जगह पे पेनल्टीज़ भी दी हुई है चैप्टर में, वो भी अपने को, लाइक मैं आपको पेनल्टीज़ नहीं कवर करवाने वाली, वो सिर्फ एक प्लेन रीडिंग लेनी होती है, वो आपको लेनी पड़ेगी और आप उसे स्किप भी कर सकते हो. लाइक एग्जाम में ऐसे रिसेंटली जैसे मैंने फाइनल का एग्जाम दिया तो एमसीक्यूज़ के अंदर आईसीआई ने क्या कर रखा था, क्वेश्चन पूछ रखे थे कि पर्टिकुलर सेक्शन की क्या पेनल्टी है, या फिर इस टाइप का फ्रॉड करे तो उससे रिलेटेड क्या पेनल्टीज है, तो वो आपको रटनी पड़ेगी, और पेनल्टी लर्न करने में मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती. ओके गाइस, इस या तो ये इस वीडियो का ये सिंगल पार्ट बनेगा, अगर ये ज़्यादा लगा लाइक मेरे को कि बड़ा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस
चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट्स को क्या है अपलोड करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है, और अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगी कि नहीं नेक्स्ट पार्ट भी आना चाहिए तो फिर वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करके चलेंगे। सो गाइज मैंने आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया हुआ कि कंपनी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है। कंपनी एक्ट लाइक जो कंपनियां प्रीवियस एक्ट के अंदर क्या थी, इनकॉर्पोरेटेड थी, उन पे भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी पे क्या होता है, एक स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होता है, IRDA एक्ट 1999, ठीक है। अगर वो वाला एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, फिर हम लोग कौन सा एक्ट एप्लीकेबल करके चलते हैं, कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल करके चलते हैं। वैसे ही बैंक, और मेरे को पता है कि आपको बेसिक तो पता ही होगा, आप ये रिवीजन वीडियो आप पहले एक बार अपना सिलेबस कर चुके हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप बिना किसी सिलेबस किए हुए आप इस वीडियो को देखने आ रहे हैं तो प्लीज़ ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको पहले डेप्थ में सिलेबस कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिवीजन पर्पज के लिए इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी, अभी आई नो अभी मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, बट ठीक है अभी हम लोग क्या है सब कुछ फास्ट से कवर करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट आता है कि कंपनी एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है। जो प्रीवियस लॉ के अंदर जो कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड थी उन पे तो ये एप्लीकेबल होता ही होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न है, लेकिन उन पे क्या है वो एक्ट अप्लाई नहीं होते, वो एक्ट अप्लाई नहीं होते, उसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई हो जाएगा, कंपनी एक्ट हो जाएगा। लाइक जैसे बैंकिंग कंपनी है तो उस पर क्या होता है, हमेशा बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है, बट इन केस अगर वो एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो उस केस के अंदर क्या होगा, कंपनी एक्ट के प्रोविजन है वो उस पर अप्लाई होंगे। नाउ अब आती है हमारे पास की कंपनी। व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है, जैसे हम लोग बचपन से जो हमारी 11th-12th है वहाँ पे हम जो रट्टा लगाते हुए आते हैं, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, लाइक हम जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो आर्टिफिशियल होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और क्या होता है जिसकी एक इंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है, किसकी नज़र के अंदर, लो के नज़र के अंदर जिसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसे हम लोग क्या बोल के चलते हैं, कंपनी बोल के चलते हैं, ठीक है। कंपनी का क्या होता है कि इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक कंपनी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, उसकी कॉमन सील होती है, आर्टिफिशियल होती है जो कि रेट बाय लॉ होती है। तो ऐसा कुछ इसके क्या है पॉइंट्स है, फीचर्स है, वो हम आगे डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। अब देखो कंपनी के फीचर आ गए ना। कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लाइक क्योंकि जो कंपनी के मेंबर होते हैं और कंपनी होती है वो दोनों बोथ आर सेपरेटेड, वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद होता है परपेचुअल सेक्शन, यानी कि अगर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो मर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी भी खत्म होगी, कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है। कंपनी का एग्जिस्टेंस कब खत्म होता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस तब खत्म होता है जब कंपनी क्या होती है, वाउंडिंग अप होती है। कंपनी का हम क्या कराते हैं, वाइंडिंग अप कराते हैं, वाउंड अप करवाते हैं उसको, ओके। उसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक बहुत सारे फीचर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है, कुछ कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और कुछ कंपनीज के अंदर क्या होते हैं, अनलिमिटेड गारंटीज भी होती हैं। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लाइक कंपनी है, अब वो इंसान तो हो नहीं सकती कि ना, तो वो इंसानों की तरह खा सकती है, पी सकती है, सो सकती है, तो ऐसा तो होता नहीं है, बट फिर भी इंसानों की तरह उसकी क्या होती है, एक अलग आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से हम क्या उसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोल के चलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये सारा कुछ जो है डिटेल में एक्सपांड करवाया हुआ है, जो मैंने आपको सारा कुछ बताया वही इसमें है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया हुआ है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंपनी क्या होती है, एक अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाकर चलती है अपने मेंबर से। लाइक अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो मैं उसकी मेंबर हूँ, ना कि वो कंपनी, यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसके अंदर मेंबर्स लोग क्या करते हैं, उसको चलाते हैं और सब कुछ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि एक एक कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन आप मान के चल सकते हो, जो इन पे क्या होता है, डिस्क्राइब होते हैं, ठीक है। जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो कंपनी के AOA को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करके चलते हैं, और कंपनी के बिहाफ पे जो कंपनी के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करके चलते हैं, ये सारा काम करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक केस बताया हुआ है, फैक्ट ऑफ द केस। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, मेजर क्रिएटर आई मीन शो द कंप्लीट, ओके। देखो इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि एक मेंबर था, ठीक है, एक कंपनी थी,
इसके अंदर बताया हुआ है आपको कि एक इसकी फैक्ट ऑफ द केस, इस केस के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि एक कंपनी होती है, ठीक है, उसके अंदर एक पर्सन होता है जो मेंबर होता है, जिसके पास ऑलमोस्ट सारे शेयर होते हैं। तो वो क्या करता है, कंपनी एक टिम्बर कंपनी होती है, तो टिम्बर का क्या कर लेता है, इंश्योरेंस ले लेता है। वो कंपनी पे नाम की लेने की बजाय खुद के नाम पे इंश्योरेंस ले लेता है। बट एक दिन क्या होता है, सडनली टिम्बर्स में फायर लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम देने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जो लकड़ियां जली है वो किसकी जली है, कंपनी की जली है, ना कि उस पर्सन की जली है। इसीलिए बोलते हैं कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद होता है प्रिपीचुअल सक्सेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेंबर मर जाते हैं तो कंपनी क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती है। कंपनी क्या है, जब तक कंपनी का फाउंडिंग अप नहीं होता बाय लॉ, तब तक कंपनी क्या रहती है, चलती रहती है। उसके बाद जो हमारा इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल में यही बताया हुआ है कि एक कंपनी है जो 100 साल तक भी क्या है, जिंदा रह सकती है। लाइक कंपनी के अंदर किसी 7 मेंबर्स ने क्या कर रखा था, सब्सक्राइब कर रखा था, लेकिन अगर वो 7 मेंबर्स मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंपनी क्या कहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका, वो तब तक नहीं मरती जब तक हम उसका वाइंडिंग अप नहीं करवाते। उसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है। लाइक एक लिमिट तक उनकी लाइबिलिटी आती है। जैसे लाइबिलिटी आती है, जैसे अब जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी है, वो क्या है, उनकी लाइबिलिटी अगर वो लिमिटेड बाय शेयर है, यानी जो शेयर पे अनपेड अमाउंट रहती है। लाइक किसी कंपनी ने 10 रुपये वाला एक शेयर इशू किया, और 10 रुपये वाला शेयर इशू करने के बाद अब कंपनी ने 8 रुपये तो मंगवा लिए, लेकिन अब जो 2 रुपये बचे वो क्या है, मेंबर्स की लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कंपनी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी मेंबर से वो 2 रुपये ही मंगा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो पैसा नहीं मंगा सकती। इसलिए बोलते हैं कि कंपनी क्या है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कि मैंने मान लो जब मैंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया था, तो मैंने कहा था कि कंपनी के वाउंडिंग अप होगा और कंपनी के पास अगर रिसोर्स की शॉर्टेज पड़ती है तो मैं कंपनी को 10,000 रुपये प्रोवाइड करवाने की गारंटी देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जब कंपनी वाउंडिंग अप होगी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, तो उस केस के अंदर अगर कंपनी की जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के अंदर क्या पड़ जाती है, कम रह जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को वाउंडिंग अप करते हैं। तो उस केस में जो हमारे मेंबर होंगे, जिन्होंने क्या दी थी, हमें गारंटी दी थी, जिन्होंने कंपनी को गारंटी दी थी कि मैं 10,000 रुपये लेके आऊँगा, तो अब कंपनी क्या कर सकती है, उस मेंबर से 10,000 रुपये कॉल कर सकती है और उस मेंबर को 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लाइक अगर वाउंडिंग अप हुआ तो अपने मेंबर को अपने घर से पैसे लाके उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारा फीचर है वो आता है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी क्या होती है, कि कंपनी एक, जो कंपनी का बर्थ होता है, नेचुरली बर्थ तो होता नहीं है, तो कंपनी क्या होती है, लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश होती है। और अब कंपनी के अंदर ऐसे तो है नहीं कि वो इंसानों की तरह कपड़े पहन ले, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पर्सन सिंस इट इज़ क्लोथ विद ऑल द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी हम लोग तो एक पर्सन होता है, नेचुरल पर वो सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कपड़े कौन से पहनता है, राइट और रेगुलेशंस के कपड़े पहनता है, फोटा लॉजिक। हाँ, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। लाइक जो कंपनी है उसका खुद का बैंक अकाउंट होता है, कंपनी के नेम का बैंक अकाउंट होता है। कंपनी क्या कर सकती है, अपने नेम से लोन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी पर्सन पे केस कर सकती है, या फिर कोई पर्सन कंपनी के नाम पे केस कर सकता है। कंपनी खुद के नेम से असेट्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, गुड्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। तो ये सारे काम कंपनी क्या कर सकती है, खुद के नाम से कर सकती है। कंपनी की कॉमन सील होती है, लाइक वो स्टैंप नहीं होती वो वाली, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलकर चलते हैं। लो नेक्स्ट पॉइंट आई क्या, कॉमन सील। कॉमन सील का क्या मतलब आ गया कि कंपनी के पास क्या होता है, एक कॉमन सील होती है जो उसके डायरेक्टर है यूज़ करते हैं। कॉमन सील यानी आप यूँ बोल सकते हो कंपनी का सिग्नेचर, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल होता है, एक नेचुरल पर्सन होता, तो वो तो पेन उठा के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकता था, बट यहाँ पे वैसा वाला तो सीन है ही नहीं, तो कंपनी तो साइन कर ही नहीं सकती। इसलिए क्या है, एक कॉमन सील बनाई है जो डायरेक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। और अगर वो ऑफिक्स मतलब और जो अफिक्स कर दी वो सील हमने, तो उसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंटर किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ओके जो हमारा नेक्स्ट पर्सन जो सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि
देखो अभी हमने पढ़ा कि कंपनी और कंपनी के मेंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट क्या हुआ कि लोग इससे फ़ायदा उठाने लगे कि कंपनी के नाम पे। अब देखो कंपनी है वो खुद तो चल नहीं सकती, तो उसको कुछ पर्सन लाइक मैनेजर है, डायरेक्टर है, ये सारे लोग मिलकर चलाते। तो इन लोगों ने क्या किया, कंपनी का गलत फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। लाइक कंपनी के नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यूज़ में एंटर करने लगे, जिससे क्या होने लगा कि जिससे क्या होने लगे, जिससे क्या है, वो पर्सनल बेनिफिट उठाने लगे और कंपनी के नाम पे पर्चियां फाड़ने लगे। अगर मतलब कुछ लाइबिलिटी आती है जो ज़्यादा आती है, जो वो पे नहीं कर पाते, तो वो कंपनी के नाम पे होती है कि ये सब तो कंपनी ने किया है, और कंपनी पे करने के लिए अवेलेबल नहीं होती, सॉरी, कंपनी है जो पे करने के लिए वो पे नहीं कर पाती। लाइक वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इस लाइबिलिटी को क्या कर सके, पे कर सके। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट वेल है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल, मतलब दोनों की आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कंपनी इंकर एंड डेप्ट और कॉन्ट्रावाइन एनी लॉ एंड द कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट इम्प्लाई द मेंबर शुड नॉट बी लाइबल फॉर दिस एरर। यानी कि मेंबर खुद कोई एरर कर रहे हैं, लेकिन उसके मतलब मेंबर खुद इंटेंशनली कुछ एरर कर रहे हैं कंपनी के नाम पे, लेकिन फिर वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये इशू आने लगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक केस लो दिया हुआ है, वो आप लोग क्या है पढ़ लेना, बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद आता है नाउ। अब एक क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस विल ऑफ वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन बी लिफ्टेड और पायरेटेड। मतलब इस यहाँ पे आता है, अब जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब देखो सुप्रीम कोर्ट वगैरह को लगा कि ऐसे तो क्या करेंगे, कंपनी के नाम पे बिल फाड़ते रहेंगे, और कंपनी क्या होगी, लाइबल होगी पे करने के लिए, और जो उसके पीछे के लोग होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, जो मैनेजर होंगे, जो गलत काम कर रहे हैं एक्चुअल में, वो क्या होंगे, वो बच जाएंगे। तो इसको क्या है, इसको लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने क्या किया, एक तरीका अपनाया, उसके लिए कंसेप्ट लेके आए, वो था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यानी विल को, यानी विल माने होता है पर्दा, यानी पर्दे को उठाकर देखना कि उसके पीछे एक्चुअल में वो हरकतें कर कौन रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो है एक नया आया। ठीक है, the principle of corporate personality, or the principle that the company is legal entity distance and separate from its shareholder और member। सबसे पहले तो यही था कि शेयर होल्डर अलग होते हैं, मेंबर अलग होते हैं, और कंपनी क्या होती है, अलग होती है। तो ये कंसेप्ट चलता आ रहा था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ कंपनी, टू फाउंड आउट वेदर द कंपनी इकोन to determine the characteristic of company, that is to find out e whether whether इसके अंदर एक मिनट, तो इसके अंदर देखो, अब जो ये पॉइंट था, इसके अंदर क्या हुआ कि जब कंपनी को पता लगा कि, अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है, लाइक गलत काम कोई कर रहा है और नाम कंपनी का आ जाता है, जिससे जो जो गंदे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो इसके लिए ये लाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, हम लोग पर्दा उठाकर देखेंगे कि सच में इसके पीछे काम कौन कर रहा है, मतलब जो हमारा एनिमी कौन है और हमारा फ्रेंड कौन है, हम लोग क्या उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में एग्जामिन द करेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। यानी जो रियल में कंपनी के अफेयर चला कौन रहा है, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता था कि जो कॉर्पोरेट एंटिटियाँ होती थी वो क्या करती थी, टैक्स को एवेड करके चलती थी, यानी टैक्स को क्या कर लेती थी, छुपा लेती थी, और नाम किसका आता था, कंपनी का आता था, जिससे कंपनी फंस जाती थी, और उसके पीछे के जो लोग होते थे वो बच जाते थे। द एसएससी अनयूज इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड। और इसमें क्या होता था कि मान लो किसी ने क्या किया, बहुत सारी डिविडेंड इनकम करी, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक फर्जी कंपनी खोल ली, उसके अंदर वो डिविडेंड और इंटरेस्ट की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, फिर दूसरी खोल ली। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां खोल के, और उसको क्या कर देते थे, पजल कर देते थे सारे ट्रांजेक्शन को। इसके लिए जो कॉर्पोरेट वेल था, उसका कंसेप्ट जो है, जो गवर्नमेंट जो है लेके आई, ताकि हम लोग कॉर्पोरेट वेल को लेफ्ट करके देख सकें कि इसके पीछे मतलब रियल में है कौन। तो इसके लिए कंसेप्ट लाया। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट का क्रक्स यही है कि जो हमारा मेन कल्प्रिट कौन है उसको ढूंढना, यानी कि पर्दे में रह के काम कोई और कर रहा है और दिखाने के लिए कुछ और है और पीछे कुछ और है। तो यही है कॉर्पोरेट वेल। ठीक है,
फिर आता है, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज ए एजेंट। यही बात मैंने आपको बताई कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी सब्सिडरीज बना ली, लाइक यहाँ की इनकम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। अब मान लो कि अब ये क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल देके चलती हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि देखो एक ट्रांसपोर्टर कंपनी थी, ठीक है, उसको क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम तेरे नाम पे तेरे को लाइसेंस नहीं देंगे। तो उसने क्या करी, एक अपनी सब्सिडरी कंपनी फॉर्म कर ली और उसको क्या करा लिया, वो रजिस्टर करा लिया, उसको लाइसेंस मिल गया। और अब उसने जो अपनी पहले वाली कंपनी के सारे ट्रक वगैरह थे, व्हीकल थे, उसने उस सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसने क्या किया, इनडायरेक्टली क्या ले लिया, लाइसेंस ले लिया। जो उसको डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, उसने क्या किया, एक नई कंपनी फॉर्म करी और उसके थ्रू लाइसेंस ले लिया। तो इसलिए बोलते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्पोरेट वेल हटाएंगे, यानी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, पायरेसी ऑफ कॉर्पोरेट विल करेंगे, और ताकि हमें पता चल सके कि उसके पीछे रियल ओनर कौन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, अब आता है कि कोई कंपनी क्या कर रही है, फ्रॉड करने के पर्पज से कोई भी अदर कंपनी क्या ओपन कर रही है, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वो वेल हटाकर देखते हैं कि इस पर्पज़ के पीछे है कौन। तो जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक अपना जो रियल कल्प्रिट है, सॉरी, हम उसको क्या कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। उसके बाद आता है क्लास ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, मतलब कौन कौन सी कंपनियां होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी वो अनपेड अमाउंट तक क्या कर सकती हैं, डिमांड कर सकती हैं। उसके बाद आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी एक गारंटी के थ्रू वो क्या कर सकती हैं, एक कंपनी क्या है फॉर्म हो सकती है, लाइक जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो कंपनी को क्या करके चलेंगे, सब्सक्राइब करके चलेंगे। और एक वो एक गारंटी की अमाउंट कि ठीक है, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो हम एक ये वाली अमाउंट जो है कंपनी को पे करेंगे। तो इस टाइप की जो कंपनियां फॉर्म होती है उनको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होती है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जितनी भी जो लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर आती है वाउंडिंग अप के केस में, वो सारी की सारी लाइबिलिटी जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको पे करनी पड़ती है। देखो अनलिमिटेड कंपनी में क्या बताया हुआ है, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर की लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है। द लाइबिलिटी सीजेस ओन वैन द सीजेस टू बी मेंबर। ठीक है, अगर देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आज मैं अगर कंपनी की मेंबर हूँ तो मेरे को लाइबिलिटी अनलिमिटेड आएगी। जिस दिन मैंने कंपनी की लाइबिलिटी को, जिस दिन मैं मेंबर नहीं रही, लाइक मैंने जो शेयर परचेज कर रखे थे वो मैंने सेल कर दिए, तो उस दिन से मैं उस कंपनी की मेंबर नहीं रहूँगी और मेरे को क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। फिर ये क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाइंडिंग अप, यानी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी तभी आएगी जब क्या होगी, कंपनी वाउंडिंग अप में जाएगी। अगर वाउंडिंग अप में नहीं जाती है तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं आती है। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंडेड टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेप्ट एंड लाइबिलिटी, यानी देखो कंपनी की डेप्ट और लाइबिलिटी तक डिपेंड करता है। मान लो कंपनी की 1,000 करोड़ की क्या थी, लाइबिलिटी थी, और कंपनी के पास 500 करोड़ की एसेट्स थी, तो सेट ऑफ होके क्या बचते, सिर्फ 500 करोड़ की लाइबिलिटी ही बचती है। तो जो कंपनी के मेंबर है वो 500 करोड़ की लाइबिलिटी के लिए ही लाइबल होंगे, ना कि 1,000 करोड़ की, क्योंकि 500 करोड़ की तो कंपनी के पास एसेट्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, और रिमेंबर को क्या करेंगे बाद में। ठीक है, उस कहते हैं कि मेंबर के बेस पे कंपनी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया है कि 1 पर्सन कंपनी, यानी 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होता है। ठीक है, जिसकी मिनिमम पेडिट शेयर कैपिटल की भी मतलब 10 करोड़ होनी चाहिए, 100 करोड़ होनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी लिमिट उसकी नहीं होती है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही मेंबर होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी, यानी जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही मेंबर हो। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे एक ही मेंबर है तो इन केस मान लो कि कंपनी जो 1 पर्सन था उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उस कंपनी को कौन रन करेगा। इसके लिए जो पर्सन होता है वो क्या करता है कि नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकता है। तो उसके लिए वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा, और नॉमिनी अपॉइंट करने के बाद उसमें क्या होगा कि उस नॉमिनी की हमें पहले, सबसे पहले हमें उस नॉमिनी की कंसेंट चाहिएगी कि वो मतलब खुश तो है ना, वो नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। ठीक है, उसकी कंसेंट चाहिएगी। अगर वो कंसेंट हमें मिल गई तो हम रजिस्ट्रार के पास क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे, और वो हमारा क्या है, नॉमिनी बन जाएगा।
अगर मेरे को बीच में ऐसे लगता है कि नहीं यार मेरे को तो कोई दूसरा पर्सन नॉमिनी अपॉइंट करना है, तो मैं नॉमिनी को क्या है चेंज भी कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे नोटिस देना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे क्या होगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। और एक पर्सन है वो नॉमिनी या फिर मेंबर वो तभी बनता है जब कि वो क्या हो, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 120 डेज के लिए वो क्या हो, मिनिमम 120 डेज के लिए वो इंडिया के अंदर रहता हो पिछले साल में। अब इसके पीछे देखो, ये 120 डेज है और ये कंडीशन है, ये आपको एमसीक्यूज के पर्पज से पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे आपको क्या है थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा। और उसके अंदर बताया कि माइनर है, कोई भी पर्सन है वो ना तो मेंबर बन सकता ना नॉमिनी बन सकता, लेकिन बेनिफिशियली वो क्या, बेनिफिशियली इंटरेस्ट में वो क्या कर सकता है, मेंबर भी बन सकता है और क्या है नॉमिनी भी बन सकता है। और जो 1% कंपनी होती है वो एनबीएफसी नहीं हो सकती और ना ही वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसके अंदर, सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर कॉर्पोरेट बॉडी, यानी वो तो ना तो किसी और कंपनी के शेयर खरीद सकती है और ना ही वो एनबीएफसी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है कंप्लीट हो चुका है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, एक थम्स अप दे, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट मिले और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे क्या है शेयर भी करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेट कंपनी का, कि व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी। देखो अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक कि अगर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तो आपकी इतनी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम जो पर्सन होते हैं वो 2% तो कम से कम होने ही होने चाहिए। जैसे 1% कंपनी में 1% की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2% होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर जो है उसमें 200 हो सकते हैं। जैसे 1% कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही हमें क्या चाहिए थे, एक ही चाहिए था, एक ही पर्सन होना चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होगा, मिनिमम 2%, मैक्सिमम हमारे पास कितने हो सकते हैं, 200% हो सकते हैं। और इस 200 के अंदर हम जो हमारे जो इम्प्लॉय कम मेंबर, यानी जो इम्प्लॉय भी है मेंबर भी है, मेंबर भी है इम्प्लॉय भी है, उनको हम लोग काउंट करके नहीं चलेंगे। उसके बाद आता है जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर क्या नहीं कर सकती, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, और वो नहीं क्या कर सकती, सिक्योरिटी के लिए सब्सक्राइबर को इनवाइट नहीं कर सकती। जैसे आईपीओस वगैरह निकलते हैं ना कि आओ आओ हमारी कंपनी के जो शेयर है उनको सब्सक्राइब करो, तो वहाँ पे आपको हमेशा पब्लिक कंपनी मिलेगी। जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है वो अपने सब्सक्राइबर को क्या नहीं कर सकती, इनवाइट नहीं कर सकती। लाइक प्राइवेट कंपनी लाइक किसी फैमिली के लोगों ने मिलकर बना ली या फिर कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर बना ली, लाइक इस टाइप की जो कंपनियाँ होती है वो होती है प्राइवेट कंपनियाँ। ठीक है, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है। और ओपीसी कैन बी फॉर्म ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, यानी स्मॉल कंपनी है वो हम प्राइवेट कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। और ओपीसी कंपनी जो होती है हमारी वो हमेशा प्राइवेट ही कंपनी होती है। ओपीसी कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। ये आपको एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखकर चले। उसके बाद आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में भी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ था, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको डेफिनेशन याद रख लेनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तो कितनी हो सकती है, 50 लाख हो सकती है, और मैक्सिमम क्या कितनी हो सकती है, 10 करोड़ हो सकती है। टर्नओवर जिसका मिनिमम 2 करोड़ हो सकता है और मैक्सिमम 100 करोड़ हो सकता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। ठीक है, और स्मॉल कंपनी के अंदर नॉट अप्लाई ऑन अ होल्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी, और कोई भी स्पेशल एक्ट वाली कंपनियाँ होती है वो हमारी जो है स्मॉल कंपनियाँ नहीं होती। इसके बाद ये आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, यही है। जो स्मॉल कंपनी है वो सेक्शन 8 वाली कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनियाँ होती हैं वो भी कभी स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं की जाती। उसके बाद जो हमारे पास कितना टाइम हो गया है, अभी आधा घंटा हो गया है गाइस, 28 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी तक 10 पेज कवर कर लिए हैं। अभी देखो मैं मेरा शायद 15 to 20 पेज कवर कराने का टारगेट में लेके चल रही हूँ, देखते हैं अपन कितना कवर होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो का कल मिल जाएगा। पब्लिक कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है, ओके। सो पब्लिक कंपनी कौन होती है, एक पब्लिक कंपनी जो क्या नहीं होती, एक प्राइवेट कंपनी होती है। सबसे इजी डेफिनेशन मेरे को ये लगती है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी हु इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर जो हमने प्राइवेट कंपनी में के अंदर क्या पढ़ा था उसका रिवर्स क्या होगा, हम पब्लिक कंपनी के अंदर पढ़ के चलेंगे। लाइक जो हमारी प्राइवेट कंपनी थी वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है।
ठीक है, कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है। उसमें 2 मेंबर्स चाहिए होते थे मिनिमम, यहाँ पे हमें 7 मेंबर्स चाहिए होते। उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते थे, 200 हो सकते थे। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे लाइक अब एयरटेल वगैरह है, तो ये सारी हमारी क्या है, पब्लिक कंपनी है। एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब हमारी पब्लिक कंपनी है। तो इनमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, इनके कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। इनके शेयर्स क्या होते रहते हैं, ट्रेड होते रहते हैं, एक मेंबर से दूसरे मेंबर, दूसरे मेंबर से तीसरे मेंबर। तो ऐसे शेयर्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वो यहाँ पे आके चलता है। ओके, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिखा रखा है, इसके ये एमसीक्यूज के लिए आपकी इम्पोर्टेंट रहता है कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। लाइक एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अगर उसकी कोई भी सब्सिडरी है तो वो हमेशा पब्लिक कंपनी ही होगी। चाहे वो एज अ 1 पर्सन लाइक वो एज अ चाहे स्मॉल कंपनी या फिर एज अ प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, बट वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा एक पब्लिक कंपनी ही होगी। इसके लिए आपको बैक में एमसीक्यू भी दिया हुआ है, आप जाके वो चेक करना तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। देखो वैसे तो आपको पता ही होगा, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत बहुत बेसिक चैप्टर है, बिकॉज ये आप 11th 12th में जो करके आए हो सिर्फ वही है। उसके बाद आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के अंदर क्या होता है कि लाइक एक कंपनी है, ठीक है, जिसने क्या कर रखा है, मोर देन 50%, यानी मोर देन 50% यानी आप कह सकते हैं 51% की होल्डिंग किसी अनदर कंपनी के अंदर उसने ले रखी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी। होल्ड करने वाली तो, और दूसरी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी हो जाएगी। लाइक मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमारे पास ए कंपनी है, ठीक है, उसने क्या कर रखा है, बी के अंदर 51% की क्या कर रखी है, होल्डिंग कर रखी है। तो ये तो हमारी होल्डिंग कंपनी बन गई, और ये क्या बन गई, हमारी सब्सिडरी कंपनी। ओके, सो मतलब होल्डिंग कंपनी कौन, जिसने किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर क्या कर रखे हो, होल्ड कर रखे हो। और सब्सिडरी कंपनी वो, यानी जिसके शेयर हमने होल्ड किए हैं, वो हमारी क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी। सो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या है, सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट द स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी। जैसे अभी मैंने आपको जो ऊपर इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बताया था, ये वही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी, ये सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, अगर एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी है, बट उसकी जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो क्या होगी, हमेशा पब्लिक कंपनी ही बोली जाएगी। ओके, उसके बाद अब क्या आता है, एक एसोसिएट कंपनी। जैसे होल्डिंग, जो हमारी होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनने के लिए हमें क्या चाहिए, मोर देन 50% का जो शेयर होल्डिंग है वो हमें गेन करनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन एक एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें ओनली जो सामने वाली कंपनी है उसकी 20% ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। सॉरी, 20% ही जो उसकी वोटिंग पावर है, उसके जो 20% शेयर है, 20% कंट्रोल है, वो हमें एक्वायर करना पड़ेगा, और हम लोग क्या बन जाएंगे, उसके लिए एक एसोसिएट कंपनी बन जाएंगे। एसोसिएट कंपनी के अंदर क्या होता है, जॉइंट वेंचर्स भी आते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है लाइक हम एक कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए दो लोग या 3 लोग या 4 लोग क्या होते हैं, एक साथ में आकर जुड़ते हैं। लाइक मैं अपन मान के चलते हैं कि मुस्कान है, श्रेया है, शिप्रा है, ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन ने एक बिल्डिंग बनानी थी, तो ये 3 लोग क्या आ गए, एक जॉइंट अरेंजमेंट में के अंदर आ गए। यानी बिल्डिंग खत्म होने के बाद जो जॉइंट अरेंजमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए जब कोई लोग साथ में आके जुड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोल के चलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ए लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी होल्डिंग 23% इन बी लिमिटेड, यानी क्या है 20% से ज़्यादा है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। लेकिन जो 15% की शेयर होल्डिंग हमने सी कंपनी के अंदर की हुई है, तो वहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप है नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मोर देन 20% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अब आता है कि हम लोग जो हमारा फोर्थ टाइप है जिसके बेस पे हम लोग कंपनी को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, वो आता है कि बेसिस ऑफ कैपिटल, यानी क्या, एक लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी यानी जिसके जो शेयर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, जैसे एनएससी में लिस्टेड हो गए या बीएससी में लिस्टेड हो गए, तो वो तो क्या हो गए, लिस्टेड। और एक आती है अनलिस्टेड कंपनी जिसके शेयर क्या होते हैं, जो लिस्ट कहीं पे भी लिस्ट नहीं होते, ना ही एनएससी में लिस्ट होते, ना ही बीएससी में लिस्ट होते, तो वो हमारी क्या हो जाती है, अनलिस्टेड कंपनी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला है, अगर कोई कंपनी लिस्टिंग की प्रोसेस में होती है, लाइक वो अभी जो है ताम झाम है, जितने भी मतलब जो रूल्स रेगुलेशन जितने भी झमेले हैं वो उनको क्या कर रही है, पूरा कर रही है, तो अगर वो लिस्टिंग की प्रोसेस के अंदर है तब भी हम उसे क्या है, लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, वो कंपनी लिस्टिंग इन प्रोसेस बोली जाएगी। ठीक है, वो हमेशा अनलिस्टेड ही रहती है, तो ये चीज़ आपको एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी, जिसके अंदर 51% क्या होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी होती है, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ले रखी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप गवर्नमेंट कंपनी के लिए आप चार्ट, मतलब ये डेफिनेशन इतनी बेसिक है जो आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, इनका नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ठीक है आप इसकी डेफिनेशन बताओ, या इसकी मतलब आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइक कैपिटल के बेस पे कंपनी को कितने टाइप में, लाइबिलिटी के बेस पे कंपनी को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ शॉर्ट नोट इसको देखने के ऊपर मिल सकते, तो उस टाइप से आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉरेन कंपनी वो होती है जो क्या होती है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो हमारी फॉरेन कंपनी हो जाएगी। सेक्शन 8 वाली कंपनी, ठीक है, सेक्शन 8 वाली कंपनी, इसका हम आगे देख के चलते हैं, रुको। हम्म, 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 हम्म। मैं आपको यहाँ से रिवाइज करा रही हूँ, बाकी जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप वो रिवाइज कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना, या फिर आपको यहाँ से पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो, एक सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन सी होती है, जिसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है, साइंस, रिलीजियस, चैरिटी, प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड स्पोर्ट्स, इनको क्या करना, इंक्रीज करना, इनको बढ़ावा देना। वो क्या है, साइंस जिनका पर्पज क्या होता है कि मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना। सेक्शन 8 वाली कंपनी मतलब जिनका चैरिटेबल जो पर्पज होता है वो पर्पज होता है, तो वो हमारी सेक्शन 8 वाली कंपनी होती है। ठीक है, मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनमें भी नहीं होती। ठीक है, और इन कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है इनके बिजनेस से वो सिर्फ चैरिटेबल पर्पज में ही वो क्या करती है, यूज़ करती है। ये कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। और क्या, जो सेक्शन 8 वाली कंपनी होती है वो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ नहीं करती। वो क्या नहीं करती, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ नहीं करती है, उन्हें सिर्फ सेक्शन 8 वाली कंपनी ही बोला जाता है। अब लाइसेंस वाली रिक्वायरमेंट है वो मैं तुम्हें थोड़ी सी यहाँ से पढ़ा देती हूँ। ये पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लाइसेंस देने की पावर होती है सेक्शन 8 कंपनी को, वो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो क्या है वो लाइसेंस देकर चलती है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया और कंपनी को क्या है, एज ए सेक्शन 8 वाली कंपनी क्या, मान लो रजिस्टर कर दिया, लेकिन उसके बाद कंपनी क्या करती है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, किसी भी कंडीशन का कॉन्ट्रावेंट करती है, या फिर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम करके चलती है, यानी चैरिटेबल पर्पज़ में अब वो काम नहीं कर रही, कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कर रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, सेक्शन 8 वाला लाइसेंस तो वो क्या कर लेगी, रिवोक कर लेगी। उसके बाद वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे बोलेगी भी या तो तू एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर हो जाए, या प्राइवेट कंपनी बना सकती है उसको, या फिर क्या कर सकते हैं वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी उसको बनाकर चल सकती है। तो ये हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन 8 वाली कंपनी है उसका लाइसेंस क्या कर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर लेती है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है, और अमालगमेशन का ऑर्डर भी दे सकती है, लाइक कि जो तेरे जो सेक्शन एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ क्या कर देती है, मर्ज कर देती है। अगर कंपनी को ऐसे लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में कि हाँ यार यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो इन दोनों कंपनी को मर्ज करना जरूरी है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी दोनों कंपनियों को मर्ज कर देगी। उसके बाद आता है
रिलीफ देखो, अब है ना, जैसे अब तो आपको इस रिलीफ का कोई भी मतलब नहीं पता चलेगा, बट जब आप लाइक इंटरमीडिएट में आओगे या फाइनल के अंदर आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रिलीफ क्या होती है। लाइक किस हर कंपनी को ना अपनी एजीएम जो है 21 डे पहले एग्जाम का नोटिस भेजना पड़ता है, लेकिन जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है उनको रिलीफ है कि वो 14 डेज पहले भी भेज सकती है। ठीक है। और हर कंपनी के अंदर रिक्वायर मतलब कंपनीज जो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है उनके लिए होता है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। बट जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है उनके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनआरसी यानी नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी, शेयर होल्डर कमेटियाँ, ऐसी कुछ कमेटीज़ बनानी पड़ती है कंपनीज़ को। बट जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है उन्हें ऐसी कमेटीज़ बनाने की कोई भी जो नीड है नहीं है। और एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है, वो क्या कर सकती है, सेक्शन 8 वाली कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ वही दिया हुआ है। उसके बाद आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन होती है, लाइक जो क्या होती है, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनी होती है। जो उनका जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, फ्यूचर में उनको उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है। तो इसलिए डोरमेंट कंपनी क्या करती है, जिन्हें फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, वो अपनी कंपनी का स्टेटस क्या लेती है, डोरमेंट का स्टेटस ले लेती है। वो एक इनएक्टिव कंपनी बन जाती है, जिसमें कोई कामकाज नहीं होगा। वो अपने किसी फ्यूचर के प्रोजेक्ट को करने के लिए आज कुछ प्रिपेयर कर रही है, तो इसलिए वो क्या करती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेके चलती है। देखो, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an assets or intellectual property and has no significant accounting transactions such as company or an inactive company may make an application to registrar in such manner as may be prescribed obtaining the status of dormant company। इनएक्टिवेट कंपनी क्या सी होती है, जो पिछले 2 साल से ना ही तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है और ना ही अपनी जो है एनुअल रिटर्न फाइल करके चल रही है, तो वो हमारी कंपनी क्या बन जाती है, एक इनएक्टिव कंपनी बन जाती है। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इनके अलावा अगर और कोई भी ट्रांजेक्शन वो कर रही है तो वो क्या बन जाती है, एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंपनी वाली कंपनी बन जाती है, जो कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस है नहीं लेकर चल सकती। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन के अलावा अगर और कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही है तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मानेंगे। ट्रांजेक्शन कौन कौन से, वो कोई भी फीस पे कर रही है, या फिर कोई लो की रिक्वायरमेंट पे कर रही है, पूरी कर रही है, या फिर क्या नहीं वो शेयर का अलॉटमेंट कर रही है, लेकिन वो किसकी रिक्वायरमेंट है, लो की रिक्वायरमेंट है, अपने कोई ऑफिस के रिकॉर्ड्स वगैरह वो क्या मेंटेन करके चल रही है, तो ये सारी क्या लो की रिक्वायरमेंट की वजह से वो सब करके चल रही है, तो इन ट्रांजेक्शन को हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। उसके बाद आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी होती है कि कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, तो वो उस कंपनी के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। कंपनी उन मेंबर के लिए ही काम करती है, वो मेंबर ही क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं और कंपनी फिर क्या उन मेंबर्स के लिए काम करती है। तो ये होती है हमारे लिए एक निधि कंपनी। उसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी हो गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, या फिर किसी भी स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न है, या फिर आरबीआई ने किसी को जो पीएफआई बनने की जो परमिशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होती है, हमारी पीएफआई कंपनी होती है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नोटिफाई एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूट बाय अंडर एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू क्या हुई हो, इस्टेब्लिश हुई हो, और जिसके अंदर क्या है, एटलीस्ट 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर हेल्ड या फिर कंट्रोल बाय कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वन और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या करती है, उसे हेल्ड करती है, तो वो क्या बन जाता है, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जितने 51%, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी वाली डेफिनेशन थी कि हमें 51% होल्डिंग है, वो हमें किसकी चाहिएगी, गवर्नमेंट की चाहिए होती है। सेम वही चीज़ क्या है, पीएफआई के अंदर है। तो जो हमारे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे गाइस। अभी बहुत ज़्यादा हो गए और अभी मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है रिकॉर्ड करना, इसलिए मैं आपको ये सेकंड पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर पाऊँगी। और आई होप गाइस आपको बढ़िया लगी होगी मेरी वीडियो, और अगर आपको बड़ी अच्छी लगे, आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप मुझे बता सकते हो। और अभी मैंने जैसे फाउंडेशन के लिए एक चैनल नहीं बनाया है, बट मैं यूट्यूब पे टेलीग्राम पे एक चैनल बना दूँगी, जिसके अंदर मैं एक PDF भी शेयर कर दूँगी कि अगर इससे रिलेटेड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप
क्या है वो ये पीडीएफ डाउनलोड करके और अपने स्टडी मटेरियल के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया है उन पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम टाइम के अंदर लास्ट डे के अंदर आपको क्या होगा, ईजिली होगा, सिर्फ आपको हाईलाइटेड पॉइंट ही देखना है और आपका सारा जो रिवीजन है वो कवर हो जाएगा। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप मेरे को बोल सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक जो भी है। और नॉट ओनली रिलेटेड टू लो सब्जेक्ट, अगर और कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे भी आपको हेल्प जो है प्रोवाइड करवाऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई कुछ ठीक है, आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हो, आप मुझे बोल सकते हो बिल्कुल फ्रीली। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके गाइज, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ये भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। और ओके, बाय बाय।